चले अपन कहाँ तक पहुंचे? चलो कहाँ तक पहुंचे? पीछे वालों को कोई नींद तो नहीं ले रहा? पक्का? ऑनलाइन वालों बता दो भाई, आवाज प्रॉपर है या नहीं? शायद चुंबकीय आघूर्ण हो गया, फॉर्मूला वगैरह सब हो गए। जल्दी आ जाओ पीछे वालों, फिर स्टार्ट करें। तो क्या अब तक पढ़ाया सारा ही याद है? क्या कोई भी चीज घूम फिर कर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पर आएगी? यस या नो? और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएंगे इलेक्ट्रॉनीय विन्यास से। तो क्या सबको इलेक्ट्रॉनीय विन्यास याद है? क्रोमियम आते डी में कितने, कॉपर आते डी में, दोनों के एस में एक एक या दो दो, आयरन आते डी में, आयरन आते डी में 6, कोबाल्ट आते डी में, सिल्वर के डी में, सिल्वर के डी में एस में एक, कैडमियम के डी में सी डी। जंग कद होगी? बताओ डी में कितने? 10, एस में 10। एस और डी में से हटाने तो पहले एस से। डी में 8 है तो अयुग्मित कितने? थोड़ा एक्टिव हो जाए। डी में 8 है तो 10 है तो 0 है तो 6 है तो 7 है तो 1 है तो 3 है तो 5 है तो। क्या इसके बाद अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आया था कि कौन सा अनुचुंबकीय होगा, कौन सा प्रतिचुंबकीय होगा, कौन सा रंगहीन होगा और कौन सा रंगहीन होगा। क्या वो एक पूरी टेबल बना ली थी? बट सीयूटी वाला एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, बताइए आकर्षित या प्रतिकर्षित? क्या अनुचुंबकीय आकर्षित होते हैं? जबकि प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षित। क्या यहाँ टोटल 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं? 6 दिख रहे नहीं दिख रहे? बताओ 1 2 3 4 5 6। क्या टोटल 6 क्वेश्चन है? बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, टेस्टों में ये क्वेश्चन आते रहेंगे कि निम्न में से कौन सा प्रतिकर्षित होगा और कौन सा आकर्षित होगा। तो बताओ, आकर्षित पूछ रहा है तो वो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है? अनुचुंबकीय। और प्रतिकर्षित के लिए प्रतिचुंबकीय। क्या यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है? अयुग्मित है तो वो कैसा होगा? अनु। और सॉरी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किन दो जगह नहीं होते? डी में 0 या डी में 10। क्या कहानी क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे अपन ने पूरी एक टेबल ही कर ली। इसके बाद आया था चुंबकीय आघूर्ण। क्या आया था? चुंबकीय आघूर्ण। तो क्या फॉर्मूला याद है? यस या नो? क्या चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं? क्या फॉर्मूला याद है? अंडर रूट एन प्लस 2 डी एम। क्या ये आएगा? बताइए, आप म्यू तो किसको बता रहा है? चुंबकीय आघूर्ण। एन किसको बता रहा है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। बी का मतलब बोहर, एम का मतलब मैग्नेट्रॉन। क्या ये इसकी इकाई हो जाएगी? यस या नो? चुंबकीय आघूर्ण की इकाई क्या होती है? बोहर मैग्नेट्रॉन। तो क्या वो, मैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलूं तो क्या वो अंडर रूट वाले मान पता है? बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 तो अंडर रूट 5 है तो 35, 4 है तो 24, 3 है तो 15, 2 है तो और 1 है तो। क्या एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आने पर चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या 1.73 ये आएगा? और 5 आने पर 5.92 क्या ये आएगा? क्या 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, क्या वही सिस्टम चलेगा? पॉइंटर वालों में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, अंडर रूट वाले पूछे तो दिक्कत है। क्या कर लोगे हैंडल? तो लिखो अपने जेड का क्वेश्चन, जेड 2021।
लिखो जेट 2021। जेट में क्वेश्चन आया Mna+2 का चुंबकीय आघूर्ण होगा। अब नो आंसर आ गया क्या? यस या नो? तो बता Mna+2 क्या इसके डी में 5 होते हैं? एस में 2 कितने उड़ा दो? कहां से उड़ाऊं? एस से। तो डी में कितने आ गए? 5। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5, अयुग्मित 5 है तो क्या चुंबकीय आघूर्ण √35 आएगा? और पॉइंटों में क्या 5 पॉइंट समथिंग आएगा? बताओ 5 पॉइंट समथिंग वाले कितने आंसर? क्या आंसर चौथा आ जाएगा? लिख डालो। दो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिए वो अपन कर लेते। लेट कहां हो गए दोनों? तो इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है क्या? पूछ ले भाई, जिसको डाउट हो। आगे सब यही काम करना है, तब घूम फिर के वही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उससे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो फॉर्मूला बताया उसमें मान रखेंगे तो कितना आएगा? 135। अगला लिखो, आईसीआर में भी आ रखा है और सीयूटी में भी ये क्वेश्चन आ रखा है। देखो अगला एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो अपने आईसीआर सीयूटी दोनों में आ चुका है। लिखे, द्विसंयोजी, क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा सा लैंग्वेज में फंसाएगा। द्विसंयोजी, ऊपर लिखा है द्विसंयोजी आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। द्विसंयोजी आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है तो। यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है तो कैसे हैंडल करना, सारी जनता देखे। क्या परमाणु क्रमांक आपको यदि मैं दे दूं तो क्या तत्व का आइडिया लगा सकते हो? या पॉसिबल नहीं है? अब जैसे मैं कह दूं परमाणु क्रमांक 6, कितना कह दो? 6, तो बताइए 6 किसका होता है? कार्बन। कह दो परमाणु क्रमांक 15, क्या कह दो? 15, तो कौन सा आएगा? फास्फोरस। कह दो परमाणु क्रमांक 24, क्या कह दो? 24, तो कौन सा आएगा? क्रोमियम। मतलब अपने को परमाणु क्रमांक कौन सा दिया है? 25, मतलब कौन से तत्व की बात हो रही है? मैग्नीशियम। अब क्वेश्चन में एक ऐसा स्पेशल वर्ड है, तो बताओ यहां क्या लिखा है? तो इनको भी समझ लेते आ जाओ। हाँ अब तो बता दोगे तुम, कोई दिक्कत है नहीं। बता, कभी नाम आएगा एकल संयोजी, क्या नाम आएगा? एकल संयोजी। कभी नाम आएगा द्विसंयोजी, क्या आएगा? द्विसंयोजी। कभी नाम आएगा त्रिसंयोजी, क्या आएगा? त्रिसंयोजी। एकल संयोजी लिखे इसका मतलब उसके ऊपर क्या लगाना? प्लस। द्विसंयोजी मतलब प्लस 2 और त्रिसंयोजी मतलब प्लस 3। अपने को बताओ इन तीनों में से कौन सा दे रखा है? द्विसंयोजी, मतलब इसके ऊपर +2 आएगा। क्या अभी जस्ट यही वाला तो क्वेश्चन अपन करके आए? यस या नो? तो बताओ यहाँ Mn+2 आ गया, तो बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 5। तो बताओ चुंबकीय आघूर्ण √35, नहीं तो बताओ कितना? 5.92 बोर मैग्नेटॉन। क्या कहानी क्लियर है? तो ये चीज स्पेशल थी।
ये आंसर में लिख दे कि एकल संयोजी का मतलब क्या, द्वि का क्या और त्रिसंयोजी का क्या। पीछे वालों भाई समझ में आ रहा है प्रॉपर? जहां दिक्कत है हाथों हाथ बता देना। तो परमाणु क्रमांक देगा, तत्व तक जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नाम लिखेगा, उससे अपने को आवेश का पता लगेगा कि +1 लगाना है या +2। एकल संयोजिक कहे तो +1, द्विसंयोजिक कहे तो +2। अब जैसे मेरे को लगे तो आप ही बता देना। ये का ये सेम क्वेश्चन होता, द्विसंयोजी की जगह वो लिखता त्रिसंयोजी। क्या लिखता? त्रिसंयोजी। तो बताओ इस Mn पर क्या लगाते? +3। तो बताओ डी में कितने होते हैं? 4। तो अयुग्मित 4, अयुग्मित 4 है तो अंडरवुड 24 और पॉइंटों में 4 पॉइंट समथिंग। क्या कहानी क्लियर है? तो लगा तो लिख लो। त्रिसंयोजी Mn+2 का एक और क्वेश्चन लिख लो भाई। त्रिसंयोजी Mn मैग्नीज का, त्रिसंयोजी मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण होगा, मैग्नीज का चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो बताइए खुद कर लोगे? अगला लिखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, 2-1 लाइन छोड़ दे फिर अगला। ये क्वेश्चन अब तक किसी एग्जाम में नहीं आया। क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, कुछ बातें भी लिख रहा है तो अपने यहां बताएंगे। वो लिख रहा है M+2 और यहां ब्रैकेट में लिख रहा है AQ। क्या लिख रहा है? AQ। तो ये A और Q का क्या मतलब होता है भाई? कहीं तो लिखा ब्रैकेट में लिखा मिलता है G, कहीं S, कहीं लिखा मिला होता है AQ। क्या लिखा मिला होता है? AQ। G का मतलब गैस, S का मतलब सॉलिड, AQ का मतलब एक्वस, और एक्वस को कहते हैं जलीय। क्या कहते हैं? जलीय। क्या कहानी क्लियर है? लिखो पहले ऐसे M+2 AQ का प्रचक्रण मात्र, प्रचक्रण मात्र स्पिन ओनली, इंग्लिश जरूर लिखना, प्रचक्रण मात्र स्पिन ओनली चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। और ब्रैकेट में आपको लिखा मिला है। तो अब बताओ क्या सब कुछ अपने को आइडिया लग रहा है? बताओ परमाणु क्रमांक दे दिया तो क्या तत्व का आइडिया लग जाएगा? बताओ परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 27। 27 से मतलब कौन है? कोबाल्ट। और कोबाल्ट पर कितना लगाना है? +2। क्या कहानी क्लियर है? बताओ आंसर आ जाएगा। ये क्या है अभी बताओ, अभी आप इसका आंसर बताएंगे। तो बिना पेन उठाए आंसर आने चाहिए। बताओ कोबाल्ट है तो डी में कितने? थोड़ा एक्टिव। डी में कितने? 7। एस में 10। कितने उड़ाने? कहां से उड़ाए? एस से। क्या उड़ गए? डी में बताओ कितने हैं? 7। तो अयुग्मित कितने? 3। अंडरवुड में पूछे तो मान कितना? चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना? 15। और पॉइंटों में पूछे तो 3 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेट्रॉन। क्या कहानी क्लियर है? तो लिख डालो पहले तो आंसर में
फिर ये ऊपर वाली कहानी क्या है उसको अपन थोड़ा देख लेते। ये स्पिन ओनली क्या है? क्या सारा खेल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है? अभी भी टाइम है भाई, 2-4 क्लासें हुई है, तो ऐसे क्वेश्चन हैंडल कर लोगे? देखो जैसे आप एनसीईआरटी, वैसे तो आपका ही काम होता है वो। एनसीईआरटी में जैसे चुंबकीय आघूर्ण जो हेडिंग लगाए उसके नीचे की आप लाइनें पढ़ोगे तो एनसीईआरटी कह रहा है कि जो ये चुंबकीय आघूर्ण है वो 2 प्रकार के कोणीय संवेग पर निर्भर करता है। क्या दोनों ही बैच में परमाणु संरचना हो गया? क्या दोनों ही बैच में एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया? CH1 में हो गया? लास्ट में मेरे को तो ये बताओ, क्या ये नाम आ गया? परमाणु केवल इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते जिनका कोणीय संवेग बराबर mvr बराबर nh/2π होता है। क्या ये होता है? क्या ये खान सर ने स्टेटमेंट बोला होगा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते जिनका कोणीय संवेग कितना हो? mvr बराबर nh/2π। क्या n का मतलब बता दोगे? n का मतलब क्या है? कोश की संख्या या कक्षाओं की संख्या। क्या कहानी क्लियर है? तो ये कोणीय संवेग का नाम है, और ये कोणीय संवेग 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है कक्षीय कोणीय संवेग, और एक कोणीय संवेग का नाम है पृथक्करण कोणीय संवेग। तो एनसीईआरटी क्या लिख रहा है कि किसी भी तत्व का यदि आपको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है तो वो कितने कोणीय संवेग पर निर्भर करता है? 2। एक का नाम कक्षीय कोणीय संवेग और एक का नाम पृथक्करण कोणीय संवेग। तो ये अपना पृथक्करण नाम आ गया। अगला देखिए, एनसीईआरटी में बहुत शानदार लाइन लिखी, जिस दिन भी आएगी हालतें खराब करेगी। एनसीईआरटी कह रहा है कि संक्रमण तत्वों के लिए इस कक्षीय कोणीय संवेग का मान शमित क्वेंस होता है। बताओ क्या सारा खेल इस वर्ड पर टिका? यस या ना? एनसीईआरटी कह रहा है संक्रमण तत्वों के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान बहुत ज्यादा शमित होता है, बहुत ज्यादा शमित। शमित को इंग्लिश में कहते हैं क्वेंस। क्या कहते हैं? क्वेंस। अब बताओ, अब इसका मतलब यदि पता लग जाए तो क्या इस पूरे कथन का आइडिया लग जाएगा? इस समित का जैसे मैंने गूगल करा तो मतलब पता चला लगभग 0। क्या होता है? लगभग 0। पहले शायद मैंने एक बैच में बताया भी था कि एनसीईआरटी है, बहुत सारी बातें लिख रहा है। अब ये प्योर हिंदी है। क्या है? प्योर हिंदी। ऐसा ही लिख लेता कि संक्रमण तत्वों के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान लगभग क्या होता है? 0। तो काफी इजी हो जाता, बट उसने क्या लिखा? संक्रमण तत्वों के लिए कक्षीय कोणीय संवेग का मान क्या होता है? बहुत ज्यादा शमित, बहुत ज्यादा शमित। तो बताओ क्या ये वाला लगभग 0 हो गया? क्या कक्षीय कोणीय संवेग क्या हो गया? 0। तो बताओ संक्रमण तत्वों के लिए चुंबकीय आघूर्ण क्या केवल पृथक्करण कोणीय संवेग पर निर्भर करेगा? तो बताओ पृथक्करण मात्र कौन से कोणीय संवेग से आएंगे? पृथक्करण वाले से। इस कारण नाम में क्या आ रहा है? पृथक्करण मात्र। तो क्या इसको लिखना चाहोगे? यस या नो? लिख डालोगे तो आइडिया भी लग जाएगा। ठीक है,
तो एनसीईआरटी इसके बाद लिख रहा है कि संक्रमण तत्वों के लिए चुंबकीय आघूर्ण केवल किस पर निर्भर करता है? पृथक्करण कोणीय संवेग पर। टेस्ट शायद इस संडे तो है नहीं भाई, नेक्स्ट संडे होगा। नेक्स्ट संडे होगा तो फिर डी ब्लॉक के आएगा, और CH2 के हो सकता है भाई केमिकल बॉन्डिंग भी आ जाए। ठीक है, जैसे हमारे पास शेड्यूल आएगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे। तो यहां पर अपना चुंबकीय आघूर्ण भी होता है खत्म, थोड़े छोटे छोटे पार्ट उठाते हैं इसमें। फिर इसमें क्या बताऊं, किसी का भी यदि आपको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है तो वो दो प्रकार के कोणीय संवेग पर निर्भर करता है। एक का नाम कक्षीय और एक का नाम पृथक्करण। संक्रमण तत्वों के लिए इसका मान होता है 0। इस कारण बताओ, चुंबकीय आघूर्ण में वो साफ लिख रहा है कि आपको कौन सा चुंबकीय आघूर्ण बताना है? पृथक्करण मात्र। तो अपने कोई पृथक्करण मात्रा आ जाए तो वही फॉर्मूला जो मैंने ऊपर पहले पढ़ा दिया है, कॉन्सेप्ट सारे वही लगाने, इस नाम से कोई खास फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, बट एफ ब्लॉक में इसका मान 0 नहीं होता है। एफ ब्लॉक के तत्वों में इसका मान 0 नहीं होता है, तो एक बहुत बड़ा अपवाद आएगा, जहां आएगा अपने आप बता दूंगा। क्या आगे बढ़े? यस या नो? तो मैंने कुछ आपको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं एक बार देखो, एक दो पन्ने बैठ जाओ। मैंने टॉपिक लिखवाए थे इस चैप्टर में, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं अपन को, या नहीं लिखवाए? लिखवाए या नहीं लिखवाए? तो बताओ, उनमें आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा, क्योंकि अभी मैं यदि ऑक्सीकरण अवस्था कराऊंगा तो उसके लिए मेरे को एक पूरी क्लास चाहिए। तो एक छोटा सा टॉपिक आ रहा होगा, अंतराकाशी यौगिक। क्या नाम दिख रहा है क्या? ये साल CUT में भी था, तो आ जाए, इसको अपन पढ़ते हैं। हेडिंग लगा ले। अंतराकाशी यौगिक, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। दो 2024 में आरसी क्वेश्चन था। तो क्रैश कोर्स में कौन कौन थे यहां? तो ये इसके 5-6 जो कथन होते हैं, क्या मैंने रटवाए थे? यस या नो? ये रटवाया था, और उनमें से एक कथन CUT वाले ने पूछ लिया था। ठीक है, चले ज्यादा नहीं, 10-1 मिनट का ये टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। अब थोड़ी देर एक बार हेडिंग लगा लो, प्लीज नींद मत लेना भाई। तो डी ब्लॉक के सारे तत्व होते हैं धातु। क्या होते हैं? धातु। और धातुओं के पास एक धात्विक संरचना होती है। इसको कहते हैं क्रिस्टल जालक। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक। धातु जब आपस में एक दूसरे से बंध बनाते हैं तो एक जाल बनता है। क्या बनता है? जाल। इसको कहते हैं क्रिस्टलों का जाल।
क्या आपको जैसे ये धातु आपस में बंध बना रहे हैं तो क्या बीच बीच में आपको रिक्त स्थान दिख रहे हैं? क्या बीच बीच में रिक्त स्थान दिख रहे हैं? इन्हीं रिक्त स्थान को कहा जाता है अंतराकाश। क्या कहा जाता है? अंतराकाश। अंदर की तरफ उपस्थित अवकाश। क्या है? अंदर की तरफ उपस्थित अवकाश। इन्हीं को क्या कहते हैं? अंतराकाश। क्या कहते हैं? अंतराकाश। तो धातु के क्रिस्टल जालक में बीच बीच में आपको ये रिक्त स्थान दिख रहे हैं। यदि इन रिक्त स्थान में 4 तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन, मतलब कौन से 4 तत्व हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन आकर फंस जाए। जो धातु के बीच बीच में रिक्त स्थान दिख रहे हैं उनमें कौन से 4 तत्व आकर फंस जाए? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन। तो जो यौगिक बनेगा उस यौगिक का नाम क्या होगा? अंतराकाशी यौगिक। क्या कहानी क्लियर है? तो बताओ, परिभाषा लिखवाना चाहूं तो होगा संक्रमण तत्वों के क्रिस्टल जालक में, संक्रमण तत्वों के क्रिस्टल जालक में उपस्थित रिक्त स्थानों में छोटे तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन इत्यादि आकर फंस जाए तो बनने वाला यौगिक कौन सा होगा? अंतराकाशी यौगिक। क्या कहानी क्लियर है? अगला आ जाए। क्या आपका सबका मोल कॉन्सेप्ट नाम का चैप्टर हो गया? आधों के हुआ है, आधों के नहीं हुआ है। तो बताओ, अब मैंने एक वर्ड बोला है, ये आकर फंसने चाहिए या अभिक्रिया करने चाहिए? बताओ, मैंने क्या बोला था? इन रिक्त स्थानों में आकर इन 4 में से कोई एक आदमी फंस गया। एक आदमी क्या हो गया? फंस गया। तो आकर फंस रहे हैं या अभिक्रिया कर रहे हैं? फंस रहे हैं। तो फंस रहे हैं तो इस कारण यदि अभिक्रिया कर जाते तब तो ये होते हैं रस समीकरण मितीय। क्या होते हैं? रस समीकरण मितीय। अभिक्रिया करते तो, मैंने क्या बोला है? अभिक्रिया करते तो ये कैसे होते हैं? रस समीकरण मितीय। बट आकर अभिक्रिया कर रहे हैं या फंस रहे हैं। इस कारण ये कैसे होंगे? अरस समीकरण मितीय। कैसे होंगे? अरस समीकरण मितीय। केमिकल बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट शायद आपको याद होगा। क्या इस वैज्ञानिक का नाम जानते हो? यस या नो? CH2 में नहीं हुआ है, CH1 में हो गया। क्या इस वैज्ञानिक का नाम जानते हो? बताओ, इसने साफ साफ बोला था कि इस दुनिया में 100% आयनिक नाम की कोई चीज नहीं है और 100% संयोजक नाम की कोई चीज नहीं होती। जो आयनिक होते हैं उनमें थोड़े बहुत लक्षण संयोजक और जो संयोजक उनमें थोड़े बहुत लक्षण आयनिक। क्या कहानी क्लियर है? तो ये जो अपने अंतराकाशी यौगिक बने वो न तो आयनिक होते हैं और ना ही संयोजक। तो क्या ये तो फजान नहीं बता दिया था? फजान कहता है इस दुनिया में ऐसा कोई यौगिक नहीं जो 100% तो क्या हो? आयनिक और 100% क्या हो? संयोजक। तो अब तक अंतराकाशी के बारे में 3 बातें आ गई और यही पूरा कथन आया था CUT 2024। क्वेश्चन था कौन सा कथन सत्य है, उनमें ये कथन पूछा गया था। तो बताओ, क्या अंतराकाशी रस समीकरण मितीय या अरस? क्या ये आयनिक होते हैं? तो संयोजक होते हैं? न आयनिक न संयोजक। कौन से 4 तत्व आकर फंसने चाहिए? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन। ध्यान रखना, फंस रहे हैं या अभिक्रिया? क्या ये फंस रहे हैं? क्या कहानी क्लियर है? अगला आ जाए। अब आगे वाले जो कथन मैं आपको समझा रहा हूं उसको समझने के लिए मान ले ये दीवार है। ये क्या है? दीवार। बीच बीच में से इनमें से ईंटें उखाड़ दूं, मैं क्या कर दूं? हटा दूं यहां से। तो बताइए, दीवार कठोर होगी या मजबूत? कठोर होगी या कमजोर होगी? अब बताओ, यहां ये 4 तत्व आकर जैसे फंसने स्टार्ट, पहले बताओ इनके बीच में गैप थे? बट क्या ये फंसते ये गैप भर जाएंगे? तो बताओ, ये अंतराकाशी यौगिक कठोर होते हैं या नरम? और कुछ
कठोर होते हैं, और ये जी गलती से इन चार में से बोरॉन आकर फंस गया, गलती से इन चार में से बोरॉन आकर फंस गया, तो ये कठोरता में हीरे के समान हो जाते हैं। किसके समान? हीरे के। तो बताइए कम कठोर या ज्यादा कठोर? ज्यादा। और कुछ बोराइडों की कठोरता, कुछ बोराइडों की कठोरता लगभग हीरे के समान हो जाती है। अगला पता ये गैप भर गए, जैसे आकर फंसेंगे क्या ये गैप भर जाएंगे? तो अगला मेरे को बताना, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च या निम्न? भाई जो चीजें कठोर होती है उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च या निम्न? बताओ शुद्ध धातुओं से, शुद्ध धातु का मतलब जब ये गैप नहीं भरा था और एक गैप भर गया, तो ज्यादा कठोर कौन होगा, शुद्ध धातु या अंतराकाशी? क्या अंतराकाशी शुद्ध धातुओं से भी कठोर होते हैं? और इनके गलनांक शुद्ध धातुओं से भी क्या होते हैं? ज्यादा। अगला अलग अलग यौगिकों से, अलग अलग यौगिकों से इन अंतराकाशी की अभिक्रिया करवाई, क्या करवाई? अभिक्रिया। तो देखा गया ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो बताओ रासायनिक रूप से सक्रिय या अक्रिय? रासायनिक रूप से कैसे? अक्रिय। और अगला उस पॉइंट को फिर से याद करें, ये आकर फंसेंगे या अभिक्रिया करेंगे? तो बताओ फंस रहे हैं, अभिक्रिया करते तो शायद मान ले धातु के एक प्लस से एक माइनस गायब हो जाता, बट ये आकर फंस रहे, तो इनकी जो धात्विक चालकता होती है, कौन सी? धात्विक चालकता, वो बनी रहती है, धात्विक चालकता बनी रहती है। ये एनसीईआरटी के सारे कथन है। तो क्या एक बार मैं वापस पूछ लूं? यस या नो? तो बताओ इन दो में तो, दो तीन में तो ज्यादा दिक्कत नहीं, पहले अपन बात कर लेते हैं कठोरता। बताइए कम कठोर या ज्यादा? कुछ बोराइडों की कठोरता क्या हीरे के समान हो जाती है? इनके गलनांक उच्च या निम्न? शुद्ध धातुओं से कम या ज्यादा? ज्यादा। रासायनिक रूप से सक्रिय या अक्रिय? अक्रिय। बताओ धात्विक चालकता बनी रहेगी या खत्म? धात्विक चालकता बनी रहेगी। तो क्या सारे कथन में एक बार वापस पूछ लूं? कथन क्वेश्चन में एक ही वैरायटी है, अंतराकाशी के बारे में कौन सा कथन है सत्य या कौन सा कथन असत्य है? क्या कहानी क्लियर है? चले तो ढंग से सुनना सारी बातें। बताओ अंतराकाशी, क्या धातुओं के क्रिस्टल जालक में बताओ कौन से चार तत्व आकर फंसने चाहिए? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन। क्या कहानी क्लियर है? आकर फंसने चाहिए या अभिक्रिया? रस समीकरण में थी या अरस? क्या आयनिक होते हैं? तो संयोजक होंगे ना, आयनिक ना संयोजक। अगला बताओ ये कम कठोर या ज्यादा कठोर? कुछ बोराइडों की कठोरता किसके समान? क्या हीरे के समान हो जाएगी? इनके गलनांक निम्न या उच्च? शुद्ध धातुओं से कम या ज्यादा? ज्यादा। रासायनिक रूप से सक्रिय या अक्रिय? अक्रिय। धात्विक चालकता बनी रहेगी या खत्म? बनी रहेगी। क्या कहानी क्लियर है? तो इसमें जो काम काम का है, काम का नहीं है वो उड़ा देता हूं। ये तो सारा मैं लिखवाने वाला हूं। चल पहले डायग्राम बनाओ। सिर्फ क्या लिखोगे सुन लेना ढंग से। एक तो नाम लिखोगे धातु का क्रिस्टल, क्रिस्टल जालक, पहले ये बना लो, ये नाम नीचे, और सिर्फ ये वाला, ये आरस समीकरण में भी मत लिखना, सिर्फ यहां तक लिखना, ये नाम मैं अपने आप लिखवाऊं। ये नाम लिखना मत भाई, फिर से कह रहा हूं, मैं थ्योरी लिखवाऊंगा अभी, उसमें आ जाएगा ये नाम। ठीक,
चले तो लिखो। तो एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो आपको ये 3 तत्व ही मिलेंगे। एनसीईआरटी के अनुसार कितने तत्व? 3। और जब पूरा ही आप पढ़ लोगे अंतराकाशी एनसीईआरटी, तो बताओ उसमें एक जगह नाम आ रहा है बोराइड। क्या नाम आ रहा है? बोराइड। बताओ बोराइड तो तभी बनेगा जब कौन सा तत्व आकर इनमें फंसेगा? बोरॉन। तो उसके अकॉर्डिंग बोरॉन भी आना चाहिए। ठीक है, तो लिखो परिभाषा इसकी। जब धातु के क्रिस्टल जालक में 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 छोटे तत्व जैसे वे 3 ही लिखना, कार्बन हाइड्रोजन व नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन व नाइट्रोजन इत्यादि आकर फंस जाए तो बताइए फंस जाए, इनको हाईलाइट कर देना। अभिक्रिया नहीं करेंगे, ये आकर केवल फंसेंगे। इत्यादि आकर फंस जाए तो बनने वाला यौगिक इत्यादि आकर फंस जाए तो बनने वाला यौगिक अंतराकाशी यौगिक कहलाता है। इत्यादि आकर फंस जाए तो बनने वाला यौगिक अंतराकाशी यौगिक कहलाता है। अगला पॉइंट लिखो, अंतराकाशी यौगिक अब ये वर्ड लिखो, अरस समीकरण मीतीय। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक अरस समीकरण मीतीय, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक अरस समीकरण मीतीय, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक होते हैं। बताओ क्या ये आयनिक होते हैं? तो संयोजक होते होंगे, ना आयनिक ना संयोजक। अगला पॉइंट लिखो, ये ना तो आयनिक होते हैं ना ही संयोजक। ये ना तो आयनिक होते हैं ना ही संयोजक। और यही दोनों लाइनें सीयूटी में पूछी थी कि अंतराकाशी यौगिक अरस समीकरण मीतीय होते हैं तथा न आयनिक होते हैं ना ही संयोजक। तो बताइए कथन सही या गलत? सही है। अभी 3-4 कथन और बाकी है, लिखे। ये अति कठोर होते हैं, ऐसा लिखो। ये अति कठोर होते हैं तथा कुछ बोराइडों की ऊपर लिखा है मैंने वर्ड, देख ले। तथा कुछ बोराइडों की कठोरता लगभग हीरे के समान हो जाती है। तथा कुछ बोराइडों की कठोरता लगभग हीरे के समान हो जाती है।
अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बताओ, गलनांक उच्च या निम्न? देखो, इनके गलनांक उच्च होते हैं, इनके गलनांक उच्च होते हैं, कुछ मत लिखना भाई, इनके गलनांक उच्च होते हैं तथा शुद्ध धातुओं से भी अधिक होते हैं, तथा शुद्ध धातुओं से भी अधिक होते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं एक तो लिख लूं टाइटेनियम और एक लिख लूं टाइटेनियम का हाइड्राइड, तो दिन में पहचान लोगे क्या कि कौन सा तो शुद्ध धातु है और कौन सा अंतराकाशी? यस या नो? बताओ, उन चार तत्व कौन से थे? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरान। क्या उनमें से एक आकर फंस गया? तो बताओ, ये कौन सा यौगिक क्या अंतराकाशी बन गया? जबकि ये अपने पास है शुद्ध धातु। क्या है? शुद्ध धातु। तो अब गलनांक की बात करूं तो अब गलनांक किसका ज्यादा, टाइटेनियम या टाइटेनियम हाइड्राइड? बताओ, टाइटेनियम का गलनांक कम और टाइटेनियम के हाइड्राइड का ज्यादा, क्योंकि अंतराकाशी यौगिकों के गलनांक शुद्ध धातुओं से क्या होते हैं? ज्यादा है। क्या कहानी क्लियर है? लिखना चाहोगे? लिख कर। लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखवाया भाई, एक बार बताना। इनके गलनांक उच्च होते हैं तथा शुद्ध धातुओं से भी अधिक होते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये मैं मेरी मर्जी से लाइनें लिखवा रहा हूं, नहीं, ये सब लाइनें कहां लिखी गई है? एनसीईआरटी में। मेरी मर्जी से कुछ नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है? बताइए, एनसीईआरटी ने लाइन लिख दी, हाथों हाथ अपन ने एग्जाम्पल कर लिया, क्या समझ में आ गया? मतलब कठोर ज्यादा कौन होंगे, शुद्ध धातु या अंतराकाशी? कठोर कौन होगा भाई? जिनके गलनांक ज्यादा होते हैं वो कठोर भी क्या होते हैं? ज्यादा। तो कठोरता भी किसकी ज्यादा होगी? टाइटेनियम हाइड्राइड की। 2 पॉइंट बाकी बच के, लिखो, लिखे। मैंने कम से कम 7-8 बार क्लास में बोल दिया, बट अभी हाथों हाथ पूछूंगा तो भी आपसे गलती होगी, ठीक है? इन कथन में लिखो, अगला लिखो जल्दी। 2 कौन से 2 पॉइंट रह गए भाई? चले, इनकी धात्विक चालकता बनी रहती है, इनकी धात्विक चालकता बनी रहती है, इनकी धात्विक चालकता बनी रहती है। मतलब गलती से इन्होंने ये फंसे नहीं होते और अभिक्रिया कर लेते तो शायद धात्विक चालकता खत्म हो जाती। आकर फंस रहे, किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, इस कारण धात्विक चालकता बनी रहती है। और लास्ट पॉइंट, रासायनिक रूप से अक्रिय या निष्क्रिय होते हैं, रासायनिक रूप से अक्रिय या निष्क्रिय होते हैं। रासायनिक रूप से अक्रिय या निष्क्रिय होते हैं। तो 2 कथन तो आप आसानी से याद कर सकते हो, थोड़ा बहुत जुगाड़ भी मिल रहा है। देखिए, 2 कथन तो आसानी से आपको याद हो सकते। बताओ, अ से अंतराकाशी, अ से अरश्मीकरण मितीय, अ से अक्रिय। क्या 3 कथन हो गए? मतलब 2 तो आ गए। अ से अंतराकाशी, अ से अरश्मीकरण मितीय, अ से अक्रिय। तो अ वाले इनको हाईलाइट कर दे, मतलब ये तो किसी हालत में गलत नहीं होनी चाहिए। मतलब 2 कथन तो निपटा दिए अपने। अंतराकाशी में अ को ऐसे हाईलाइट कर दे, अक्रिय में अ को और अरश्मीकरण में अ को। मतलब ये 2 कथन तो किसी हालत में
गलत नहीं होने चाहिए। 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से इन सारे कथनों को पढ़ ले आप, फिर मैं पूछने वाला हूं, ठीक है, कि एग्जामिनर आपसे कहां कहां गलती करवा सकता है, ठीक है। सोना मतरे भाई प्लीज पीछे बढ़ो। तो इस साल इसकी नजर पड़ी है, सिर्फ ये वाला कथन उठाया है। अभी तो बताओ पूरा 4-5 कथन और पढ़े, इस साल कोई और कोई कथन, क्या पता इनमें से डायरेक्ट पूछ ले कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। पीछे वालों भाई हो गया भाई, 1 मिनट तो क्या पूछ लू क्या? सारी जनता पहले तो एक्टिव हो जाओ, नींद वींद आ रही है तो चले। अब ये हाथों हाथ बताया और हाथों हाथ ही गलत करोगे, कर लोगे हैंडल या नहीं करोगे? सर एक बार पक्का नहीं करोगे? क्या मैं कथन बोलूंगा तो बता दोगे सही या गलत? बताओ, क्या अंतराकाशी और समीकरण मितीय होते? यस या नो? क्या ये आयनिक होते? संयोजक होते? बताओ, उन 4 तत्वों के नाम बताओ जो आकर अभिक्रिया करेंगे। यही हुआ था एक एग्जाम में, उसने कहा अंतराकाशी यौगिकों में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरॉन आकर अभिक्रिया करते हैं, आकर अभिक्रिया करते हैं। बताइए ये कथन सही या गलत? यदि अभिक्रिया कर जाते तो इस कथन, ये वाला कथन भी क्या होता? गलत। और वो रासायनिक रूप से धात्विक चालकता, कौन सा चालकता, ये दोनों ही कथन क्या हो जाते? गलत। तो बता, आकर अभिक्रिया या फंसेंगे? क्या कहानी क्लियर है? तो ध्यान रखना, वो फंसने वाला मैंने वर्ड हाईलाइट करवाया। क्या करवाया? हाईलाइट। अभी ठीक है, याद रहेगा। थोड़े दिन बाद जब कभी मेजर टेस्ट होगा 1-2 महीने बाद, तो ऐसी मैं आपसे गलतियां करवाऊंगा। अगला ठहरे, क्या ये बहुत ज्यादा कठोर होते? क्या कुछ बोराइडों की कठोरता हीरे से ज्यादा हो जाती है? हीरे से ज्यादा, हीरे से कम, तो लगभग समान। तो ऐसा कभी मत करना कि तुम आधा कथन तो पढ़ लो, आधा पढ़ लो और आधे को छोड़ दो, कि ये तो क्लास वाला ही तो है कि कठोर होते हैं और नाम आ गया बोराइड। तो ऐसा कभी मत करना, पूरा कथन पढ़ना, नहीं तो कथन सीधा क्या होगा? गलत। अगला, क्या इनके गलनांक उच्च होते? शुद्ध धातुओं से कम होते? बराबर होते या ज्यादा होते? रासायनिक रूप से सक्रिय होते? सक्रिय या अक्रिय? रासायनिक रूप से अक्रिय। अब देखो कितनों के पास एनसीईआरटी है, बाकी लोग भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। एनसीईआरटी ने इसके दिए हैं अंतराकाशी यौगिकों के उदाहरण। क्या दिए? उदाहरण। वो आपको खुद घर जाके लिखने, जिसके पास एनसीईआरटी होगा वो लिख लेगा, बाकी देखते रह जाना। मैंने बोला है, अब बताओ इसमें अंतराकाशी में सब लाइनें मैंने कवर कर ली 99%। 1% एग्जाम्पल छोड़ रहा हूं आपके लिए। क्या कहानी क्लियर है? ऐसे तुम एनसीईआरटी लाओगे, बाकी एनसीईआरटी नहीं लाओगे। अगला हेडिंग लगाओ। एक लाइन 4 एग्जाम्पल दे रखे, ऐसे दे रखे, टाइटेनियम हाइड्राइड 1.7, वेनेडियम हाइड्राइड, ऐसे दे रखे। अभी और बाकी है, डनकानी वो 4 एग्जाम्पल दे रखे, वो आपको खुद एनसीईआरटी से लिखने। क्या कहानी क्लियर है? आगे बढ़े। अगला एक का हेडिंग लगाए, छोटा सा हेडिंग है, हाँ एक लाइन छोड़नी।
मिश्र धातु, क्या ये भी नाम मैंने उस हेडिंग में लिखवाया था? बताओ, वो टॉपिक लिखवाए थे, क्या ये नाम आया था? एनसीईआरटी 12th वाली में पार्ट 1, क्या ये मिश्र धातु नाम आया था? यस या नो? तो हेडिंग लगा ले। इंग्लिश में इनको कहते हैं एलॉयज। क्या कहते हैं? एलॉयज। नाम में आंसर है या नहीं? नाम को ढंग से पढ़ो, नाम में ही आंसर है। धातुओं का मिश्रण, धातुओं का मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु। लिख डालो, परिभाषा लिखो। धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। ये चार, इनमें से कोई एक जेट में आ रखा है, ये आईसीआर का फेवरेट और ये नीट वाले का फेवरेट। सिंपल सा पूछता है इनमें कौन कौन सी धातु होगी, कि ब्रास किससे मिलके बनाए, ब्रॉन्ज किसके। तो अभी जस्ट अपने ओलंपिक खत्म हुए और पैरा ओलंपिक तो चल रहे, यस या नो? बताओ, आप फर्स्ट रैंक वाले को मिलता है गोल्ड मेडल, क्या मिलता है? गोल्ड मेडल। सेकंड रैंक वाले को मिलता है सिल्वर मेडल और थर्ड वाले को मिलता है ब्रॉन्ज मेडल, क्या मिलता है? ब्रॉन्ज। तो बताओ, इस ब्रॉन्ज को हिंदी में कहा जाता है कांसा, क्या कहा जाता है? कांसा। जबकि इस ब्रास को कहा जाता है पीतल, क्या कहा जाता है? पीतल। अब सुनना बात है, दोनों में एक कॉमन बात है कि इसमें भी कॉपर, इसमें भी कॉपर है, बट एक में तो आता है जेडन, जेडन को कहते हैं जिंक, क्या कहते हैं? जिंक। और एक आता है एसएन, एसएन को कहते हैं टिन, क्या कहते हैं? टिन। क्या कहानी क्लियर? तो बताओ, इसके नाम में आ रहा है एस, क्या आ रहा है? एस। तो इनमें भी एक में एस आ रहा है, इसके नाम में आ रहा है जेड, क्या आ रहा है? जेड। तो इन दोनों में से एक में जेड आ रहा है, एस वाले में एस वाला नहीं रखना, जेड वाले में जेड वाला नहीं रखना, क्या याद रह जाएगा? तो बताओ, इसमें एस वाला आ रहा है, नाम में एस आ रहा है, तो एस वाला रखो या जेड? एस वाले में एस वाला नहीं रखना, जेड वाले में जेड वाला नहीं रखना। तो बताओ, अब इसमें क्या लिखो, कॉपर प्लस टिन या कॉपर प्लस जिंक? कॉपर प्लस जिंक। और इसमें कॉपर प्लस टिन। क्या इस जिंक को जस्ता भी कहा जाता है? यस या नो? अगला आ जाए, जर्मन सिल्वर की बात करें तो आएगा कॉपर जिंक निकल, कॉपर जिंक निकल। तो ऐसा क्या था आईसीआर 2019 में? अलग अलग, अब तो जैसे सीयूटी एक ही दिन होता है भाई, सीयूटी केमिस्ट्री मतलब एक दिन। आईसीआर का पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता था, दिन में 2-2 पेपर और चलते थे 4-5 दिन, मतलब ऑल ओवर होते 8 से 10 पेपर। 8 से 10 पेपर सब में, हर शिफ्ट में जर्मन सिल्वर लगभग लगभग सब में पूछा गया। ऐसा क्या स्पेशल था उस साल? मतलब नाम में पहले तो बताइए इसमें होता क्या क्या है? कॉपर जिंक निकल। बताओ, सिल्वर, सिल्वर होता है एजी, क्या होता है? एजी। तो यहां कहीं एजी दिख रहा है क्या? तो क्वेश्चन बार बार यही पूछा गया कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत? 0। जर्मन सिल्वर में सिल्वर है क्या? तो सिल्वर का प्रतिशत कितना? 0। क्या कहानी क्लियर है? अब बताओ, इनवार, इनवार में थोड़ा बहुत तो होता है कॉपर, क्या होता है? कॉपर, न के बराबर। कॉपर क्या होता है? न के बराबर। और अधिकांश मात्रा में होता है निकल, क्या होता है? निकल। तो यहीं से जुगाड़ मिल रहा है क्या या नहीं मिल रहा है? निकल को क्या लिखते हो? एन आई। तो बताओ, एन आई क्या आ गया? इनवार किसका है? निकल का। इनवार किसका मिश्र धातु है? निकल।
थोड़ा बहुत क्या होता है, कॉपर। मान ले कि 98% तो होता है निकल, क्या होता है, निकल, और 2% क्या होता है, कॉपर। इसलिए एग्जाम में जब जब क्वेश्चन आया है कि इनबार किसका मिश्र धातु है, तो आंसर किया जाता है निकल, क्योंकि ज्यादा प्रतिशत में कौन होता है, निकल। तो अपन भी यहाँ कॉपर को उड़ा देते हैं और क्या रखते हैं, निकल। जल्दी से लिख लो, ठीक है, टाइम हो गया भाई, चलो एग्जैक्ट टाइम हो गया। गन मेटल इन तीनों को मिला दो, कॉपर, जिंक और टिन, ठीक है, वो नहीं आता, छोड़ो, पहले बहुत लिखवाता था भैया, बट मतलब नहीं अभी।